हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सभी मुझे बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में कि दी एक बार होम साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी जो क्वेश्चंस है वो करवा दीजिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लेक्चर जो है आज आपके सभी के लिए है, क्योंकि इसमें हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो समझेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 12 और 13 तक के जो क्वेश्चन की वीडियो है वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी। तो फिलहाल अभी आप लोग ये वीडियो देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि गृह विज्ञान के क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो आप सभी जानते हैं गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र हैं: मानव एवं विकास, भोजन, पोषण, संसाधन प्रबंधन, कपड़े और पोशाक, संचार और विस्तार। ये पांचों के पांचों जो क्षेत्र हैं वो गृह विज्ञान के क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किशोरों में जैविक और शारीरिक परिवर्तनों का उल्लेख करें। तो जो किशोरों में आपको बताना है कि किशोरों में कौन से जैविक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो अगर हम बात करें लड़कियों की, तो आप जानते हैं कि लड़कियों में सबसे पहले क्या होता है, किशोरावस्था में मासिक धर्म स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो उनकी शरीर की जो वृद्धि होती है वो बहुत तेज गति से होती है। शरीर के अंगों का विकास होता है, त्वचा उनकी कठोर और मोटी हो जाती है। इसके अलावा जो उनकी आवाज़ है वो भारी और सुरीली हो जाती है। तो ये सभी के सभी जो परिवर्तन है वो हमें किशोरियों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है कि लड़कों में क्या परिवर्तन होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि शुक्राणु के बनने को यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है। इसके अलावा जो लड़के होते हैं उनमें जननेंद्रियों का आकार बढ़ जाता है, संपूर्ण शारीरिक विकास होता है और त्वचा जो है वो खुरदरी हो जाती है और कई बार मुहांसे भी निकलने लगते हैं। ये सभी के सभी जो परिवर्तन है आप वो किशोरावस्था में आराम से देख सकते हैं, क्योंकि यही जो अवस्था होती है आप जानते हैं कि ये परिवर्तन की अवस्था होती है। यानी कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो मानसिक है। ठीक है, इसके अलावा जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है, स्वर फटने लगता है और धीरे धीरे परिपक्वता के साथ क्या होता है, स्वर में नियंत्रण आने लग जाता है। में स्वयं की भावना की क्या विशेषताएं हैं। आप सभी जानते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया। तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे चांसेस बनते हैं आपके पेपर में आने के। तो किशोरावस्था की आपको जो उसमें स्वयं की भावना जब जागृत होती है तो आपको उसकी विशेषताएं बतानी है। सबसे पहली विशेषता है कि स्वयं का विवरण संक्षिप्त रूप में देते हैं। जो किशोर होते हैं ना, इस अवस्था तक आते आते अपना जो विवरण है वो संक्षिप्त रूप में देना स्टार्ट कर देते हैं। किशोरों में अपनी जो स्वयं की भावना होती है वो उसके कई विरोधाभास होते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि हमें आईएएस बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो वो अपने प्रति क्या होते हैं, उनकी जो सोच होती है वो विरोधाभासी होती है। इसके अलावा अस्थिर भावना हो जाती है। कभी वो बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो कभी किसी और से कंपेयर करने के बाद वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा उदास महसूस करते हैं। इसके अलावा जो किशोरावस्था में आदर्श जो स्वयं होता है वो वास्तविक स्वयं से अधिक प्रभावी होता है। यानी कि आप सभी जानते हैं ना कि इस किशोरावस्था में जब आप कोई आपको प्रभावित करता है बनना है, मतलब हमें भी बड़े होके एक आदर्श व्यक्तित्व बनाना है जिसमें सभी गुण होंगे, एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है। तो कई बार क्या होता है कि जो आदर्श स्वयं होता है ना वो वास्तविक स्वयं से बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। यानी कि वास्तविक में क्या है और आप बनना क्या चाहते हैं। तो ये सभी की सभी जो विशेषताएं हैं वो हमें किशोरावस्था के दौरान देखी जा सकती हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो सैंपल पेपर में भी रिपीट हुआ था, तो तुम लोग तो इसको याद करते ही चलो। देखिए, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान बिल्कुल स्पष्ट है एकदम कि व्यक्तिगत पहचान वो होती है जो हमारे गुणों से होती है। अगर आपके अंदर ईमानदारी का गुण है, अगर आप मृदुभाषी हैं, अगर आप माधुर्य मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप उदारवादी हैं, तो ये सभी आपके गुण हैं, ये आपकी व्यक्तिगत पहचान होगी। तो यानी कि किसी मनुष्य की या हमारे व्यक्तित्व की पहचान जो होती है वो हमारे गुणों से बनती है जो हमें दूसरों से भिन्न करते हैं, जैसे ईमानदारी, सहनशीलता, मधुरभाषी इत्यादि। इसके अलावा बात करते हैं सामाजिक पहचान यानी कि सोशल आइडेंटिटी। तो सोशल आइडेंटिटी वो होती है जो हमें समाज के द्वारा मिली होती है। जैसे आप एक शिक्षक हैं, आप एक किसान हैं, आप एक मंत्री हैं, तो ये हो जाएगी आपकी सामाजिक पहचान। अवस्था में उत्पन्न होने वाली खान पान संबंधी गलत व्यवहारिक आदतों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो आप जानते हैं कि किशोरावस्था में अगर हम खान पान संबंधी गलत व्यवहारिक आदतों की बात करें तो दो सबसे ऊपर रहते हैं, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और जो बुलिमिया है वो खाने से संबंधित एक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में ना जो किशोर होते हैं उनको लगता है कि वो मोटे होते जा रहे हैं। इस कारण से क्या होता है कि वो खाना कम कर देते हैं और वो कुपोषित हो जाते हैं, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास जो है वो कम होने लगता है।
फिर है बुलीमिया। बुलीमिया में क्या होता है, जो किशोर होते हैं वो ना अधिक से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं और कुछ समय बाद ही यानी कि मोटे होने के भय से ही उस भोजन को उल्टी के माध्यम से या अन्य क्रियाओं के माध्यम से वो बाहर निकाल देते हैं। तो दो डिसऑर्डर है जो ईटिंग डिसऑर्डर माने जाते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलीमिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आहार पर प्रकाश डालिए। तो आपको बताना है कि पोषण के कितने प्रकार है। आप सभी जानते हैं पोषण के दो प्रकार है, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण का मतलब होता है कि जब भोजन द्वारा मनुष्य को जो उसके पोषक तत्व हैं जब वो आवश्यकता के अनुसार मिल जाते हैं तो वो कहलाता है सुपोषण। वही कुपोषण होता है जब कोई हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उससे हमें किसी प्रकार के कोई पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका कुपोषण यानी कि मल न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण के दो प्रकार है, सुपोषण और कुपोषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में आहार संबंधी समस्याओं के कारणों का उल्लेख करना है कि किशोरावस्था में आहार संबंधी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं और उनके कारण बताने हैं। सबसे पहले है निर्धनता। ठीक है, निर्धनता के कारण भी आप देखते हैं कि खाने से संबंधित या आहार संबंधी समस्याएं जो है वो होती हैं। कह सकते हैं कि अज्ञानता के कारण भी क्या होता है कि किशोरावस्था में ना आहार संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि हमें अभी इस समय मतलब किस प्रकार का आहार ग्रहण करना है। वो सिर्फ जंक फूड ही ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं जिसके कारण क्या होता है उनको आहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनियमित भोजन, अनियमित भोजन से मतलब है आप देखते हैं ना कि आज के समय में हम लोग हमारा जो भोजन है वो नियमित नहीं रह गया है कि हमें सुबह ब्रेकफास्ट करना है, फिर लंच करना है, फिर डिनर करना है। अब हमारा जो मन करता है हम वो उस समय खा लेते हैं, हम नहीं देखते कि हमारा ये लंच का टाइम है या नहीं है। तो वो भी क्या है, वो भी एक कारण है। इसके अलावा अल्पाहार करना, डाइटिंग करना, आप सभी जानते हैं डाइटिंग जो है वो भी एक प्रकार का एक आहार संबंधी समस्या का कारण माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप डाइटिंग करते हैं तो आपको सभी मात्रा में पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते हैं जिसके कारण आप कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और एक बड़ी ही आहार संबंधी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा फास्ट फूड, फास्ट फूड देख सकते हैं आप लोग बड़े लेवल पे क्या है, ये ईटिंग डिसऑर्डर ले सकते हैं इसको या फिर आहार संबंधी समस्याओं का कारण है ये। क्यों? क्योंकि हम लोग जंक फूड जो है वो इतनी बड़ी मात्रा में आजकल ग्रहण कर रहे हैं कि उससे हमें जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। हमें केवल एक ही पोषक तत्व की प्राप्ति होती है जो है फैट। तो उससे भी हमारी जो बॉडी है वो अंदर ही अंदर क्या होती जा रही है, वो फैट जो है वो जमा होते जा रहा है और हमारा जो शरीर है वो स्थूल और मोटा होते जा रहा है। तो वो भी एक क्या है, आहार संबंधी समस्या है। इसके अलावा आप और भी पॉइंट्स का उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुझे मेन इंपॉर्टेंट लगे मैंने उनको यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, साझी संसाधन से आप क्या समझते हैं? साझी संसाधन, देखिए साझी संसाधन वे होते हैं जो किसी सोसाइटी या समुदाय के अनेक सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। यानी कि साझी संसाधनों से तात्पर्य है जो किसी सोसाइटी या समुदाय के अनेक सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। और साझी संसाधन जो होते हैं वो प्राकृतिक और सामुदायिक दोनों पे आधारित हो सकते हैं। क्लियर है आपको ये बात? अब अगला पॉइंट है, संसाधन की परिभाषा बताते हुए संसाधनों का वर्गीकरण करें। तो आप सभी जानते हैं कि संसाधन संसाधन वे वस्तुएं या उपकरण या व्यक्तिगत शक्तियां होती हैं, ठीक है, जो हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वाहक का कार्य करती हैं। आप सभी जानते हैं आपके पास भी बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे आपके पास स्किल है, ज्ञान है, धन है, ठीक है, वाहन है, ये सभी के सभी संसाधन हैं आपके लिए। तो ये जो सभी संसाधन है वो आपके आपके लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपके पास ज्ञान है तो वो भी ज्ञान ही आपका एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। आप ज्ञान के माध्यम से बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, अपनी नॉलेज का उपयोग करके आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं। तो वो भी एक संसाधन हो गया है। तो याद रखना है कि संसाधन एक उपकरण या वस्तु या व्यक्तिगत रुचियां भी हो सकती हैं। संसाधनों के वर्गीकरण की बात करें तो दो प्रकार से है। मानव संसाधन जिसमें ज्ञान, ऊर्जा, क्षमता, दक्षताएं आदि आती हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं मानव आपके अंदर कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं, जैसे ज्ञान हो गया है, ऊर्जा है, समय है, दक्षता है, रुचियां हैं। इनके माध्यम से आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम गैर मानव संसाधनों की बात करें यानी कि हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो इसमें आ जाता है बिजली, सड़कें, चिकित्सालय, धन, भौतिक वस्तुएं इत्यादि। राइट। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक संसाधनों को संरक्षित करने के उपायों पर प्रकाश डालिए।
आप सभी जानते हैं कि जो सामुदायिक संसाधन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? और उनका संरक्षण करना भी ज़रूरी है। तो सामुदायिक संसाधनों के अंतर्गत कौन से आ जाएँगे? लाइब्रेरी, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, ये सभी के सभी जो संसाधन हैं वो सामुदायिक संसाधन माने जाते हैं। तो अगर हम जल की बात करें कि हम जल को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहला है कि जल हमेशा आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। नहाने के लिए पानी के फव्वारों की अपेक्षा हमें बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। नल खुला ना छोड़े। इसके अलावा भूमिगत जल का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। वर्षा का जो जल होता है उसको संग्रहण करके रखना चाहिए। और दांतों को यदि आप साफ़ कर रहे हैं सुबह ब्रश करते समय, आपको नल खुला नहीं रखना है। तो इन सभी चीज़ों से क्या कर सकते हैं आप? सामुदायिक जो जल है, ठीक है, जल के जो स्रोत हैं उनको आप बचा सकते हैं। इसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि पार्क, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, इनको कैसे हम इनके संरक्षण के उपाय बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके अलावा आप बता सकते हैं बिजली, ईंधन, सड़क, चिकित्सालय, विद्यालय, पुस्तकालय। प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों की जानकारी देते हुए प्रत्येक चरण को स्पष्ट करें। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, संसाधन का जो मैनेजमेंट करते हैं तो कौन कौन से ऐसे चरण है? पहला है इसमें आयोजन, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। फिर है व्यवस्थापन, ठीक है, उसके बाद है क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये 5 के 5 चरण हैं जिनके माध्यम से हम प्रबंधन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, राइट। तो इस प्रकार से भी आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये शॉर्ट में भी हो सकता है, लॉन्ग में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना, मतलब या अगर वैसे तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही आएगा। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है वस्त्र उपयोगी तंतु के प्राथमिक गुणों का वर्णन करें। आप जानते हैं चैप्टर नंबर 6 में ही हमने पढ़ा है 5 में कि जो वस्त्र उपयोगी जो प्राथमिक गुण हैं, आप जानते हैं हर एक वस्त्र के प्राथमिक और द्वितीय गुण होते हैं। प्राथमिक गुण वो होते हैं जो उसमें नेचुरली होते हैं, ठीक है, जैसे उसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई उसका एक नेचुरल प्राथमिक गुण है। इसके अलावा उसकी दृढ़ता, वो कितना मजबूत है, वो कितनी क्षमता सहन कर सकता है, उसमें लचीलापन है या नहीं है। कई कपड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा, वो नेचुरली फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब उनमें ना बहुत ज़्यादा लचक होती है। तो जब आप उनको रखते हैं तो आपने देखा होगा उन पे सिलवटें या किसी प्रकार का कोई जल्दी वो ख़राब नहीं होते। वहीं कुछ ऐसे वस्त्र भी होते हैं जिनको आप जैसे ही फ़ोल्ड करते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इस प्रकार से। तो कुछ ऐसे जो लचीलापन है वो भी एक तंतु का प्राथमिक गुण है। इसके अलावा तंतु की क्षमता भी प्राथमिक गुण के अंतर्गत आता है। आप बता सकते हैं तंतु का रंग जो हो गया है वो भी प्राथमिक गुण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा तंतु की जो ज्वलनशीलता है, सूर्य का प्रकाश उस पे क्या पड़ेगा, ये सभी के सभी जो बिंदु हैं वो सभी प्राथमिक गुण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कपास की विशेषताएं बताइए। आप सभी जानते हैं कपास एक बहुत ही ज़्यादा उपयोग करने वाला एक तंतु है, ठीक है। कपास जो होता है वो प्राकृतिक सेल्यूलोज से बना होता है। तो यानी कि प्राकृतिक सेल्यूलोजिक तंतु है, उससे कपास बनता है। आप जानते हैं कि कपास के आपने देखे भी होंगे गोल सा होता है जो सफ़ेद कलर का होता है। इसके अलावा कपास के जो रेशे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। कपास के तंत्र में या तंतु में प्राकृतिक चमक नहीं होती है। आपने देखा होगा जो कपास से निर्मित जो वस्त्र होते हैं उनमें चमक नहीं होती है, उनके तंतुओं में ना शुरू में चमक नहीं होती है, यानी कि नेचुरली क्या होते हैं वो बिना चमक के होते हैं। इसके अलावा वो ताप का कुचालक होते हैं। कपास के जो रेशे होते हैं वो सफ़ेद मटमैले रंग के होते हैं, ठीक है, यानी कि सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके अलावा उनमें लचीलेपन का अभाव होता है और वो जल का अवशोषक माने जाते हैं। आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में हम लोग ज़्यादातर कपास यानी कि कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि वो होते हैं वो जल का अवशोषक करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी से जितनी भी स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, वो जल्दी उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कपास को ना गर्मी के लिए एक बेस्ट वो माना जाता है, तंतु या कपड़ा मान सकते हैं। तो ये सभी विशेषताएं हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो कल के व परसों के पेपर में आपसे पूछी जाने वाली हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि रेशम की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रेशम, आप सभी जानते हैं कि जो रेशम होता है वो रेशम के कीड़े से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जो रेशम होता है वो प्राकृतिक पशुजन्य तंतु है जो हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। इसके अलावा रेशम का जो तंत्र होता है वो प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर से बना होता है और रेशम के जो तंतु होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। आपसे एक मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि सबसे लंबे तंतु किसके होते हैं। तो सबसे लंबे तंतु जो है वो रेशम के होते हैं। कभी देखिएगा आप लोग, तो सबसे लंबे तंतु किसके होते हैं? रेशम के। रेशम की अपनी अपनी एक प्राकृतिक पहचान रहती है और रेशम का जो तंतु होता है वो सभी प्राकृतिक तंतु की अपेक्षा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ये क्या होता है, जो रेशम होता है वो नमी सोखने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा ये बहुत कोमल होते हैं। तो ये सभी जो हैं वो उसकी विशेषताएं हैं कि ये पशुजन्य एक तंतु
तंतु है जो कीड़े से प्राप्त होता है। इसके अलावा एक प्रोटीन फाइबर है, क्योंकि प्रोटीन फाइबर आपने जाना था कि जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो जीव जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा रेशम के तंतु सबसे लंबे होते हैं, उसकी अपनी एक प्राकृतिक पहचान होती है। इस प्रकार से आप उसके गुणों का उल्लेख कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाँ, इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। इसके अलावा कुछ बुनाई और कताई से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें उनकी प्रक्रियाओं का उल्लेख करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में डोंट वरी, मैं आप सभी के लिए वो लेके आने वाली हूँ। सारे के सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक से सभी के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम सभी। तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को देख के अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनको याद कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।